हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस बाय अजय सिंह चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में मैं एक करंट का टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि मैंने चैनल प्रारंभ करने के साथ ही आपको बताया था कि मैं बीच बीच में करंट के टॉपिक जो मुझे लगेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी हैं और आपके सामान्य जानकारी के लिए भी जरूरी है, मैं उन बिंदुओं पर आपसे विशेष रूप से चर्चा करूंगा। मित्रों, आज मैं जो है विशेषकर G20 सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस हो रही है G20 की, मैं उस पर आपसे जो है चर्चा करना चाहता हूं। आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए कैसे उसमें भारत की क्या स्थिति है और विश्व बिरादरी भारत के बारे में क्या सोचती है और दुनिया की राजनीति किस दिशा में जाना चाहती है और भारत उसमें किस तरह का नेतृत्व अपना योगदान देना चाहता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इस समय जो है G20 कॉन्फ्रेंस जो है इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हो रही है। तो मित्र, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम कल जो है मंगलवार के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पर जो स्पीच दी, हम उनके स्पीच के कुछ बिंदुओं को देखेंगे और उस संगठन के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता विश्व संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, तो आइए हम पहले जो है थोड़ा सा G20 कॉन्फ्रेंस क्या है, G20 संगठन क्या है, इसके बारे में पहले हम जानकारी प्रारंभिक स्तर से प्राप्त करते हैं। क्या है G20? मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, ये G20 जो है ये विकसित G20 विश्व के 20 देशों का एक संगठन है। क्या है ये? विश्व के 20 देशों का संगठन, देशों का संगठन है। ये किस तरह के देश हैं ये 20? इसमें मित्रों इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, इसलिए कि इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश हैं। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश इसके सदस्य हैं। जैसे हम आपको नाम बताते हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, इंडोनेशिया। जितने भी बड़े देश हैं वो जो है इसके सदस्य हैं। तो मित्रों, विश्व अर्थव्यवस्था में इन 20 देशों की, अब देखिए इसकी प्रासंगिकता और इसका महत्व हम बताते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में इस संगठन की भागीदारी कितना है? 80%। यानी विश्व बिरादरी अगर 100 रुपए का व्यापार कर रही है तो मित्रों 80% जो है व्यापार ये 20 देश कर रहे हैं। अब आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और विश्व जनसंख्या का लगभग 70% या प्लस, इससे कुछ अधिक जनसंख्या जो है इन 20 देशों की है। तो आप ये देखिए कि ये संगठन कितना इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, इस संगठन की शुरुआत देखा जाए तो 1999 ईस्वी में ये क्या था? 1999 में इस संगठन की स्थापना हुई। पहले जो है यह संगठन विशेष रूप से वित्त विशेष रूप से संगठन के देशों के वित्त मंत्रियों
और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का सम्मेलन था। गवर्नरों का सम्मेलन था ये। मित्रों 1999 में जब इसकी स्थापना हुई तो हर वर्ष इस संगठन के सदस्य के देश वित्त मंत्री इस संगठन के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, जैसे हमारे यहाँ के वित्त मंत्री और हमारी केंद्रीय बैंक क्या है, रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे और हमारे वित्त मंत्री 1999 से इस संगठन में भाग लेते थे। विशेष रूप से इस संगठन का काम क्या था, विश्व अर्थव्यवस्था, यानी जो ये संगठन के देश हैं वो विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बात करते थे। विश्व और संगठन के देश अपने जो है टैक्सों में छूट की बात करते थे, व्यापार के आवागमन की बात करते थे, विश्व अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते थे और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो चुनौतियां सामने आने वाली थी या मौजूदा जो चुनौतियां थी उनका सामना कैसे किया जाएगा, इस पर ये चर्चा करते थे। मित्रों 2008 में इस संगठन में यह संगठन राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन बन गया। राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन बन गया। 2008 से मित्रों इस संगठन में राष्ट्राध्यक्ष या देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इसमें जो है भाग लेने लगे। मित्रों इसी संगठन का जो मौजूदा समय में इस समय कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो बैठक हो रही है वो इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हो रही है। कहां हो रही है मित्रों? 2022 नवंबर 2022 में G20 की बैठक इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हो रही है। बाली द्वीप। मित्रों इस बैठक में हमने अभी बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसमें जो है भाग लेने गए हुए हैं। मित्रों कल जो है मंगलवार के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से जब गए तो उनका वहां स्वागत किया गया। इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं जोको विडोडो, उन्होंने उनका एयरपोर्ट पर जाकर विशेष रूप से स्वागत किया और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था जिस तरह से कोरोना काल में और कोरोना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, उससे पूरी दुनिया एक बार चकित रह गई है और विश्व बिरादरी में भारत की एक धमक जो है वो चमक दिख रही है और उसका परिणाम इस जो है G20 सम्मेलन में हमको देखने को मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब वो मंच पर आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी समस्या इस समय है वो कोरोना काल के बाद जो स्थिति बन रही है उसमें अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की दिशा देनी है, हमको यानी G20 के लोगों को सबको मिल के सोचना है कि कैसे हम अपने विकास को, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने कहा
रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर उसको यह कहा कि इस पर युद्ध विराम लगाया जाना चाहिए जो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, और इसका एक डिप्लोमेटिक जो है तरीका ढूंढना चाहिए, कूटनीतिक तरीके से इसका एक निराकरण निकालना चाहिए। इसमें विश्व के जितने भी देश हैं या G20 के जितने देश हैं, इसमें युद्ध बढ़ाने की तरफ काम ना करें, बल्कि इस युद्ध को समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ाएं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस 21वीं सदी में यह युद्ध का समय नहीं, आगे बढ़ने का समय है, प्रगति का समय है, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का समय है, युद्ध का कहीं कोई स्थान नहीं है। उन्होंने एक बार द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी लोगों का ध्यान खींचा और दिखाने का प्रयास किया कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया एक बार जो है बिखर गई थी, और उस समय ये शपथ ली गई थी कि अब इस तरह का युद्ध भविष्य में नहीं होगा, यानी हम मार काट लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे और विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मित्रों, जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध बढ़ता जा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की और इसका समाधान कूटनीतिक तरीके से निकालने का सुझाव दिया। मित्रों, इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपना कार्य करने में विफल रहा है, और इस संदर्भ में G20 जो दुनिया के 80% अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता है, 70% की जनसंख्या का नेतृत्व करता है, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ असफल होता जा रहा है, वहीं G20 की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। दुनिया के शक्तिशाली विकसित देश और विकासशील देश इसमें है। अगर यह चाहे यह मजबूत हो जाए तो विश्व बिरादरी में यह अच्छी भूमिका निभा सकता है और दुनिया को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकता है। ये बातें हमारे प्रधानमंत्री ने कही। इसके साथ हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि शांति, सुरक्षा और सद्भाव, ये 3 चीजें विशेष रूप से हर देश के लिए या कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। शांति भी, सद्भाव भी और सुरक्षा भी। लोग जो है इन तीनों बातों को अगर पालन करेंगे, हम मिलकर इस पर काम करेंगे, तो वास्तव में ये चीजें हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने खाद्य और खाद्यान्न की भी चर्चा की, और उसमें विशेषकर अफ्रीकी देशों जहां पर भूखमरी गरीबी है, उससे निपटने और भविष्य में आने वाले खाद्यान्न संकट और उर्वरक संकट के बारे में भी विश्व बिरादरी को या G20 के देशों को जो है जागरूक करने का प्रयास किया मित्रों। और उन्होंने बताया और विशेषकर प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने की बात की। इससे जो है विशेष रूप से लाभ जो है स्वास्थ्य का भी, अर्थव्यवस्था का भी होने की बात उन्होंने कही। G20 की जो बैठक हो रही थी मित्रों, उसमें पूरे बैठक में मित्रों इसी भारत के प्रधानमंत्री की बात को यानी खाद्य और खाद्यान्न पर चर्चा की गई, और दूसरा चरण था यानी दूसरी मीटिंग में जो उसकी बैठक हुई, तो मित्रों स्वास्थ्य को ही पूरी चर्चा का विषय बनाया गया। मित्रों, वहां पर विश्व बिरादरी के जब बड़े नेता बैठे हुए थे, तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री का जो स्थान था महत्वपूर्ण था। पूरी जो घोषणा पत्र तैयार होने वाला है G20 का, उसमें विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को स्थान दिए जाने की बात हो रही है। सबसे पहले खाद्य और खाद्यान्न की सुरक्षा, शांति, सद्भाव और सुरक्षा की बात जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, उसकी बात रखी जाएगी। और यूक्रेन रूस के युद्ध के संदर्भ में जो उन्होंने कहा था भारत के प्रधानमंत्री ने कि आज की समस्या यानी 21वीं सदी की किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं निकाला जा सकता,
इन चीजों पर विशेष रूप से फोकस किया गया और ये बातें G20 के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए थे, जितने भी प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, उन लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की। या ये कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे देश ने आज जो है जिस स्थिति से वहां का माहौल बना, G20 का नेतृत्व करता ही हमारा देश बन गया। पूरी दिशा जो है इस G20 सम्मेलन में हमारे देश ने दिखाई। जैसा कि हम जानते हैं, इंडोनेशिया के बाद 1 दिसंबर से अगला जो G20 का सम्मेलन होने वाला है वो जो है भारत में होगा। मित्रों, ये भी जान लीजिए कि जो अगला सम्मेलन है 2023 का G20 सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा। और 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री जोको विडोडो जो है वो G20 की अध्यक्षता का त्याग पत्र देंगे और वो अध्यक्षता हमारे देश को यानी भारत को मिल जाएगी और 1 साल तक G20 का अध्यक्ष मित्रों हमारा देश भारत रहेगा। यहाँ इतनी बातें हम जानेंगे। इसके साथ ही यह देखते हैं कि विश्व बिरादरी में कैसे क्या चीजें निकल के आई। जो कोरोना की बात हुई तो कोरोना में जब सेकंड मीटिंग में बैठक चल रही थी, लंच के बाद जो मीटिंग हुई उसमें जो भी चीजें हमारे प्रधानमंत्री ने कही वो बातें पूरी तरह से G20 के सम्मेलन में स्वीकार की गई। उन्होंने सभी देशों ने ये कहा कि वास्तव में जो ये बात कहे हैं ये बात पूरी तरह से प्रासंगिक है और हमारे लिए जरूरी है। मित्रों, एक विषय और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ UNO पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जैसा कि UNO इसमें तो स्थायी सदस्य आप जानते हैं कि दुनिया के विकसित देश ही हैं, उसमें विकासशील देशों का वही चीन के अलावा किसी का स्थान नहीं है। भारत को इसके ज्यादातर सदस्य ये चाहते हैं UNO का सदस्य बने, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो भारत को इसमें स्थान नहीं देना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाकर ये कह दिया गया कि यह जो है विश्व बिरादरी में या विश्व की राजनीति में यह कोई दखल नहीं दे सकता है। कोई इसकी दखल जो है कुछ हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि ये किसी भी छोटी भी समस्या का समाधान UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है संगठन ये समाधान निकालने में सक्षम नहीं है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता बिल्कुल रह ही नहीं गई है, ये संगठन बिल्कुल असफल हो गया है और इसकी जगह G20 सम्मेलन जो है वो ले सकता है। ये इसकी अपेक्षा ज्यादा प्रभावी होगा। ये बातें हमारे प्रधानमंत्री ने कही और वास्तव में इनकी बात जो हमारे प्रधानमंत्री ने बात कही वो 100% सत्य है। UNO ये जो है इसके पहले भी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय राष्ट्र संघ बना था, लेकिन वो किसी प्रकार से सफल नहीं हो पाया और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। उसके बाद से वो किसी भी समस्या का समाधान UNO निकालने में सक्षम नहीं रहा है। लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी देश के बीच में युद्ध होते रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है मित्रों कि आज भी UNO संगठन में अमेरिका की दादागिरी चलती है। इस वजह से ये संगठन बिल्कुल फेल रहा है। जब तक आज उस तरह के संगठन की जरूरत है जिसमें विकसित और विकासशील देशों की बराबर की भागीदारी है। अगर उनके पास संसाधन है, पैसा है तो विकासशील देशों में मैन पावर है, संसाधन है। आज जो है लड़ाई झगड़े का युद्ध नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का समय है। अगर अमेरिका के पास प्रोडक्ट है तो हमारे पास एक विस्तृत बाजार है। वो सामान बनाएंगे, बेचेंगे कहाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हमारी पावर ये है कि हमारे पास एक विस्तृत बाजार है और हमारे प्रधानमंत्री ने वो चीजें दुनिया को दिखा दी कि हम कुछ अगर आपके पास है तो बहुत कुछ हमारे पास भी है। हम आपकी बात मानेंगे तो आपको भी हमारी बात मानना पड़ेगा। ये चीजें उन्होंने इतनी मजबूती के साथ रखी कि आज दुनिया के हर देश भारत की बात मानने को तैयार है, मजबूर है।
या कह सकते हैं आप मजबूर हैं, क्योंकि उनको इतने बड़े बाजार, आज जब आर्थिक एलपीजी की नीतियां चल रही हैं, ग्लोबलाइजेशन है, बाजारीकरण है, निजीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसमें किसी भी बड़े बाजार को हम आप डिनाई करके नहीं चल सकते हैं, निगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका का सामान, फिर फ्रांस का, ब्रिटेन का सामान भारत में नहीं आएगा, अब व्यापार का आदान प्रदान नहीं होगा, तो मित्रों अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, नहीं चलेगी। उसको बाजार चाहिए, अगर हमको प्रोडक्ट चाहिए तो उनको भी बाजार चाहिए। हमारी जरूरत, उनको, हमको उनकी जरूरत है तो उनको भी हमारी जरूरत है। इस चीज का एहसास भारत सरकार ने, भारत देश ने अमेरिका को, विश्व बिरादरी को बता दिया है। इसलिए देखिए, विश्व के किसी भी सम्मेलन में या किसी भी मंच पर आज भारतीयों की बात, भारत देश की बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण G20 सम्मेलन है। मित्रों, हम इस सम्मेलन से आपको ये एहसास हो जाएगा, जो बातें हम आपको बता रहे हैं, इससे आप अपने भारत की सख्त और उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई एक नई शक्ति के रूप में, ताकत के रूप में विश्व बिरादरी के सामने हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये चीजें आप एहसास कर सकते हैं, ये चीजें मान सकते हैं कि आज हमारी बात को कोई हल्के में नहीं ले सकता, उसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जब मीटिंग हो रही थी G20 की, तो उसमें सबसे बीच की जो कुर्सी दी गई थी वो हमारे प्रधानमंत्री को दी गई थी। हमारे प्रधानमंत्री के बगल में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे हुए थे। ये भी एक प्रमाण है कि जो बीच का स्थान है, जो नेतृत्व की मेन क्षमता है, वो G20 के अंदर वो हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाई। ये एक गर्व करने वाली बात है। और इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने G20 देशों का अपने आने वाले अगले G20 सम्मेलन में कहा, उन्होंने ये बातें कही, बुद्ध और गांधी की पवित्र धरती पर आपका स्वागत है। उन्होंने कहा 2023 में जो होने वाला सम्मेलन भारत में है, उसके लिए उन्होंने G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित भी किया। और आमंत्रित भी किस तरीके से किया? उन्होंने कहा बुद्ध और गांधी की पवित्र धरती पर आपका स्वागत है। ये चीजें दिखाता है। इसका मतलब यही है कि मित्रों, शांति का संदेश वो पूरी दुनिया को देना चाहते हैं और उस शांति का प्रतीक वो अपने देश को बनाना चाहते हैं कि जैसे वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हमारी है, उसको वो प्रचारित करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं। जो हमारे बुद्ध ने कहा था, हमारे महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, वो अब मानव के बीच में भेद नहीं, सबका विकास जो बात है, तो हम सिर्फ भारत का विकास नहीं चाहते, हम पूरी दुनिया का विकास चाहते हैं। हमने आपको नीति निर्देशक तत्वों में भी चर्चा की थी। अनुच्छेद 51 जो है हमारे सरकार को, हमारे राज्य को यह आदेश देता है, हमारा संविधान, कि विश्व शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाए। ये भारत का कर्तव्य है कि विश्व शांति में सहयोग प्रदान करे। तो मित्रों, वो काम हमारा देश लगातार आज़ादी के बाद से आज तक करता रहा है। और कहीं भी शांति समझौते की बात हो तो भारत उसमें सबसे आगे आता है। शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध में दुनिया जहां दो गुटों में बटी हुई थी, हमारा देश बिल्कुल उस गुट में नहीं था, बिल्कुल अलग था। उस समय भी हम गुट निरपेक्षता की नीति पर चले थे, आज भी हम। और पहले तो हमारा बहुत विरोध किया गया, लेकिन जब वो देखे कि ये देश जो है सही दिशा में चल रहा है और इस देश के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो पूरी दुनिया को नेतृत्व कर सकती है, अभी तो नहीं लेकिन अनमाने ढंग से, मनमाने ऐसे ढंग से दुनिया जो है हमारे नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर होती जा रही है और कहीं ना कहीं हमारी बात को मान रही है। आज बुद्ध की और महात्मा गांधी की प्रासंगिकता विश्व स्तर पर बढ़ती जा रही है। जिस तरह से लोगों के बीच लड़ाई झगड़े और युद्ध बढ़ रहे हैं, गांधी जी और बुद्ध वो जो है प्रासंगिक बनते जा रहे हैं। इस चीज की यही बात हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में भी कही कि अगर ये बुद्ध और
गांधी की पवित्र धरती पर आपका स्वागत है। यानी उस शांति के संदेश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और आने वाले 2023 में G20 सम्मेलन के लिए आपके स्वागत के लिए हम तैयार बैठे हैं। आइए हम सब मिलकर नीति बनाएं, ऐसी दिशा दें, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं, अपने आप को समृद्ध बनाएं, लेकिन किसी के साथ जो है अन्याय ना होने पाए और गरीब लोगों का, जो दुनिया के गरीब लोग हैं, उनके भोजन की थाली को हम व्यवस्थित करें, उसमें जो है पोषण युक्त भोजन उनको दिलाने का प्रयास करें। और दुनिया के विशेषकर अफ्रीकी देशों की बात उन्होंने उठाई और गरीबी भूखमरी को पूरी दुनिया से मिटाने की बात हमारे प्रधानमंत्री ने कही। मित्रों, मैं आज इसी के साथ अपनी क्लास यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन जो चीजें हमने बताई हैं ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो देखेंगे। पहला प्रश्न तो ये बनेगा, G20 किस तरह के देशों का संगठन है मित्रों? तो ये प्रश्न बना हुआ है विकसित और विकासशील दोनों देशों का संगठन है। ये प्रश्न आ चुका है ये चीज। दूसरा, 2022 की बैठक कहाँ हुई है? इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हुई है मित्रों। और तीसरा प्रश्न आपका ये बनेगा कि G20 2023 का अगला सम्मेलन कहाँ होगा? यह जो है भारत में होगा। और एक चीज ये है कि 1 दिसंबर 2022 से भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत जो है G20 का अध्यक्ष कब से कब तक बना, तो ये कब बना? तो 1 दिसंबर 2022 को भारत जो है G20 का अध्यक्ष हो जाएगा और पूरे 1 साल तक, जब तक अगला सम्मेलन नहीं होता है, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। यहाँ पर मित्रों क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे इतने थे, लेकिन ये हमारी जानकारी के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश को जो आगे बढ़ रहा है, जिस दिशा में जा रहा है विश्व बिरादरी में, जहां हम बहुत हल्के में लिए जाते थे, आज देखिए कितनी गंभीरता से हमारी बात सुनी जा रही है, हमारी बात मानी जा रही है। और जो एक नेतृत्व की क्षमता थी वह जो है आज पूरी दुनिया को दिशा देने का काम हमारा देश भारत कर रहा है। मित्रों, आज के क्लास में बस इतनी ही बात हम रखेंगे और विश्वास करते हैं हमने जो बातें कही है वो बातें आपके समझ में आई होंगी। और इसमें जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं, वो चीजें इसको नोटिस कर लेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। ये हमने 3 या 4 प्रश्न इससे बन सकते हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी जो हमारे मित्र वैसे भी हमारा वीडियो देखते हैं, उनके लिए सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है, उनको भी ये पता चले कि हमारा देश कहाँ कैसे किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमारी जो पहुंच है, हमारी जो धाक है विश्व बिरादरी के बीच में कैसे लगातार बढ़ती जा रही है। तो बस मित्रों, आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।